वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। ये लेक्चर आपका प्लीडिंग ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट में है, जिसके अंदर आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत 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 काम आता है। लेटर ऑन एलएलबी करने के बाद में जब आप लोग एडवोकेट बन जाएंगे तो आपके जो आज टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, खास तौर पे तब जब आप सिविल में प्रैक्टिस कर रहे होंगे या रेवेन्यू में प्रैक्टिस करते हैं, रेवेन्यू में हो या सिविल में हो, तो आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। कुछ मामलों में, सब में नहीं, लेकिन कुछ मामलों में क्रिमिनल मैटर्स के अंदर भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये टॉपिक कवर हो जाता है। टॉपिक का नाम है डीड। डीड्स ये कई तरह की होती हैं। हम जनरली जो समझते हैं वो है एग्रीमेंट की। दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट जिस डॉक्यूमेंट पे होता है, जिस प्रारूप में होता है और जिन जिन शर्तों के अधीन होता है, जो कुछ भी उसमें लिखा जाता है, उसको ओवरऑल हम डीड का नाम देते हैं। हाँ, वो डीड किस तरह की है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम स्पेसिफिक कर देते हैं। जैसे कि एग्रीमेंट किया गया है तो वो एग्रीमेंट डीड हो गई। अगर आप मॉर्गेज कर रहे हैं तो वो डीड मॉर्गेज की हो जाएगी। ठीक है। अगर आप कहीं कोई रेंट पर कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो वो रेंट डीड हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में एज ए लॉ स्टूडेंट हम डीड को क्या समझें, होती क्या है डीड? तो बड़ा सिंपल सा है कि डीड पहली बात तो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। ठीक बात है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन वही आती है जो आईपीसी में सेक्शन 30 में दी हुई है। तो जब हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन समझते हैं तो डीड की भी डेफिनेशन वही निकल के आती है। तो जो डेफिनेशन यहां पर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि डीड इज सच ए डॉक्यूमेंट which is one of the valuable security through which some rights or duties or powers are created, ठीक है, created, extended, transferred, रेस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड। तो यहां पर जो ये वर्ड बन रहा है सामने, आप इसको ध्यान दीजिए, CETRER, सेट्रेर। तो ये सेट्रेर वर्ड आप याद रखेंगे तो आपको जो है दो जगह फायदा होगा। पहला फायदा, यहां पर डीड की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन याद हो जाएगी, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी अगर आप याद रखते हो तो आपको आईपीसी में भी फायदा मिलता है। और आप ये ना सोचें कि आईपीसी तो हमारी हो चुकी है पहले, तो अब यहाँ क्या काम किए, आगे आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करते हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आईपीसी आएगी उसके अंदर, तो वहां पर आपको ये चीज वहां पर फायदा कर जाएगी। तो सेट्रेर, CETRER, सेट्रेर, क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रेस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड एंड रिलीज्ड। तो जब भी हम कोई ड्यूटी या कोई राइट्स या पावर, हम इनमें से किसी भी एक तरह के काम या एक से ज्यादा हम इसमें यूज करते हैं उस डॉक्यूमेंट के जरिए, तो इसको हम डीड कहते हैं, जो कि नो डाउट एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है। ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई डीड होती क्या है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था कि डीड कई तरह की होती है, तो वैसे तो जितनी भी तरह की डीड्स होती हैं तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है यूनिलेटरल और दूसरा है बाइलेटरल। नाम से साफ है कि, अच्छा, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़े होंगे ना, यूनिलेटरल, बाइलेटरल। तो जहां यूनिलेटरल की बात की जाती है उसका मतलब होता है कि एक पक्ष जो है, एक पार्टी, उसने कुछ कर दिया है और उसी से कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा और वो लीगल होगा, लॉफुल होगा, बाइंडिंग भी होगा। ठीक है। लेकिन जहां पर बाइलेटरल या मल्टीलेटरल की बात आती है, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल में फर्क क्या है? बाइलेटरल मतलब दो पार्टीज होंगे, मल्टीलेटरल मतलब
2 से ज़्यादा होंगे, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कैसे होंगे उस पर हम आएंगे। फिलहाल यूनिलेटरल और बाइलेटरल का मीनिंग समझ में आ गया आपको। मैं खुद ही मेरी एक विल बनाता हूं, तो विल मैं बनाऊंगा, उसके अंदर मैं चाहे जो लिखूं, किसी के भी नाम कोई भी प्रॉपर्टी कर दूं, वो मेरी मर्जी है। तो ये जो विल बनाई है ये मैंने बनाई है, जिसके नाम मैंने बनाई है उससे पूछा भी नहीं है, उसकी हाँ या ना से देखो मतलब ही नहीं है, मैंने बना डाली। तो ये जो विल है ये यूनिलेटरल डीड हो गई। डीड तो हो गई, कैसे हुई? क्योंकि मैंने इसमें मेरी जो प्रॉपर्टी है वो किसी को ट्रांसफर की है, ठीक है, टी आ गया, ट्रांसफर की है, ठीक है, और उसमें कुछ राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने क्रिएट की है, तो सी आ गया, ठीक है ना। तो विल जो है वो एक यूनिलेटरल डीड हो गई। तो इस तरह से खूब सारी यूनिलेटरल डीड होती है, हम उस पर बात करेंगे। और ऐसे ही बाइलेटरल होता है, जैसे हम बात करते हैं रेंट डीड की। आप मेरे यहां पर किराए के लिए रहने के लिए आते हैं, मैं कहता हूं ठीक है भाई रह तो जाओ, लेकिन कुछ शर्तें होंगी जिन शर्तों के अधीन आप यहां पे किराए पे रहोगे। अब वो शर्तें किन लोगों के बीच में है? आपके और मेरे, ठीक है, आपके और मेरे बीच में वो शर्तें तय होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी में या पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी में आपको रेंट पे दे रहा हूं, तो उसका उल्लेख किया जाएगा। पेमेंट कब किया जाएगा, किस मोड में किया जाएगा, कितनी तारीख में किया जाएगा, अगर लेट होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, जो कुछ भी है वो सब कुछ उसमें तय होगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स। वो हम उस पे आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ डीड में। लेकिन यहाँ पर बाइलेटरल डीड हुई, कैसे हुई? क्योंकि आपके और मेरे बीच में है, यहाँ पर आप भी सिंगल है, मैं भी सिंगल हूं, ठीक है। यहीं पर अगर 2 से ज्यादा लोग हो जाते हैं, आप आ रहे हैं, मैं हूं, और आपके अलावा एक आपका कोई फ्रेंड वगैरह वो कहता है कि हमें भी रहना है, ठीक है ना। तो अब 2 से ज्यादा हो गए, अब वो 3 हो या 4 हो 5 उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा हो गए। अब जो एग्रीमेंट तय होगा तो उस एग्रीमेंट के अंदर सबके नाम आएंगे, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा, मान लीजिए कि ए व्यक्ति है, तो ए के यहां पर किराए पर रहने आ रहे हैं बी सी डी, तो ऊपर आ जाएगा पार्टीज कौन कौन सी बन जाएगी, ए सन ऑफ करके जो भी है वो सब डिटेल्स आ जाएगी। वो सब कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ डीड का इंट्रोडक्शन है एक तरह से ये, ठीक है ना। तो ए की डिटेल्स आ गई, एंड या बिटवीन भी लिखते हैं, दोनों चलते हैं। फिर बी की डिटेल्स आ जाएंगी, एंड सी, ऐसे, ठीक है ना। तो वो लिखते कैसे हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन यहां पर फिलहाल जो समझने की बात है वो है कि मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट्स होते हैं या डीड्स बनती हैं वो होती कैसे हैं। तो वो ऐसे होती हैं, ठीक है, आपको एक आइडिया हो गया होगा। बाकी जब हम डीड्स राइटिंग पे आएंगे तो हम उस पर भी करेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ यूनिलेटरल डीड्स और बाइलेटरल या मल्टीलेटरल डीड्स जो हैं उसको समझते हैं, वो होते कौन कौन सी हैं। तो विल के बारे में आपको बता दिया अभी। गिफ्ट डीड, मैं गिफ्ट करूंगा आपको, तो गिफ्ट से पहले पूछूंगा थोड़ा ना कि भाई गिफ्ट क्या चाहिए, फिर वो गिफ्ट कहां से रहा, है ना। गिफ्ट का मतलब ये है कि सामने वाला अपने हिसाब से चाहे जो दे दे, ठीक है ना। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो बहुत सस्ती चीज हो सकती है, वो बहुत हल्की चीज हो सकती है, वो बहुत महंगी चीज भी हो सकती है, बहुत भारी चीज भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। कितनी बड़ी छोटी लंबाई चौड़ाई उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। गिफ्ट डीड में कुछ भी दिया जा सकता है। अभी मैं यहाँ पर इस चीज पे नहीं आ रहा हूं कि किस डीड का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, मैं उस पर आ ही नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए द रजिस्ट्रेशन एक्ट लगता है। आप चाहें तो वहां जाके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी डीड्स होती हैं जो यूनिलेटरल हो या बाइलेटरल हो, जिसको रजिस्टर करवा लेना कंपलसरी होता है, या कुछ ऐसी डीड्स हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है। आप चाहें तो रजिस्टर करवा लें, चाहें तो ना भी करवाएं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए उस पर नहीं आ रहा, वरना ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ ये समझते हैं कि यूनिलेटरल डीड्स होते कौन कौन सी है। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिए हैं, और ऐसा नहीं है कि बस यही होती है, इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेजर यही डीड्स होती हैं जो कि यूनिलेटरल में काम आती हैं, डेली लाइफ में काम आती हैं। तो विल है, गिफ्ट डीड है, पीओए, शॉर्ट में पीओए बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तियारनामा जिसको बोलते हैं। विल में और पीओए में फर्क है। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए हम किसी को हमारे राइट्स ट्रांसफर करते हैं, विल के जरिए हम हमारी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है।
पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसे कि मेरे को कोर्ट के अंदर कोई केस करना है, ठीक है, लेकिन मेरी एज इतनी ज्यादा है कि मैं जा नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं, आपको मेरी तरफ से ये राइट्स दे देता हूं, ये पावर दे देता हूं कि मेरी तरफ से इस मामले में हर तरह के कार्य आप करने के लिए फ्री हैं, जो मेरे हित में होगा, और ये समझा जाए कि वो मेरी तरफ से ही किया जा रहा है। इस तरीके की लैंग्वेज लिखी जाती है, तो इसको हम पीओए बोलते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। अब वहां पर जाकर कोर्ट में कोई एडवोकेट अपॉइंट करना है, ध्यान रखिए एडवोकेट अपॉइंट होते हैं, हायर नहीं होते हैं, ठीक है ना। हायर वर्ड जो है वो थोड़ा सा हल्का वर्ड है, अपॉइंट थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्ड है, अच्छा वर्ड है। तो एडवोकेट्स आर ऑलवेज अपॉइंटेड, दे आर नॉट हायर्ड। वकालतनामा जब फाइल होता है तो उसके अंदर भी जो लैंग्वेज लिखी होती है उसमें लिखा हुआ होता है सच एंड सच एडवोकेट इज अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ करके, ठीक है ना। तो पावर ऑफ अटॉर्नी एंड विल में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज देखिए, डीड्स जब भी बनती है तो उसके अंदर लैंग्वेज एग्जैक्ट कोई फिक्स नहीं होती है कि आपको एग्जैक्ट इन्हीं वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ड्राफ्टिंग अपने अपने हिसाब से होती है। रेंट डीड मैं तैयार करता हूं उसमें, और रेंट डीड जो आप तैयार कर रहे हैं उसमें लैंग्वेज का फर्क हो सकता है, लेकिन कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उस डीड के, आपको वो तो उसमें शामिल करने ही होते हैं। अब वो चाहे आप उसको शामिल कैसे भी करिए, लैंग्वेज कुछ भी इस्तेमाल करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्योर हिंदी में ही हो या प्योर इंग्लिश में ही हो, वो किसी और लैंग्वेज में भी हो सकती है, ठीक है ना। डीड चाहे कोई सी भी हो, उसकी लैंग्वेज को फिक्स नहीं होती है कि आप सिर्फ इंग्लिश में करोगे या सिर्फ हिंदी में करोगे, या मिक्स नहीं कर सकते हैं। आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करके भी एक डीड तैयार कर सकते हैं, और उसका इफेक्ट उतना ही होगा जितना कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही तैयार की गई होती, ठीक है। तो लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोमिसरी नोट, तो ये सब चीजें यूनिलेटरल में आ जाती हैं। इधर बायलेटरल को समझते हैं, तो बायलेटरल के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, बट देर आर नॉट एग्जॉस्टिव, फिर से कह दूं तो इसमें हर एक तरह का एग्रीमेंट आ गया बायलेटरल के अंदर या मल्टीलेटरल के अंदर। तो एग्रीमेंट मैंने आपको बताया, जैसे रेंट डीड क्या है, रेंट डीड एक तरह से एग्रीमेंट ही तो है कि आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी है, या इस प्रॉपर्टी का ये पोर्शन है जो कि 1 BHK हो सकता है, 2 BHK हो सकता है, या फिर वो एक कोई कमरा हो सकता है सिर्फ, या फिर कुछ और जो पोर्शन आपको चाहिए, या आपको सिर्फ गाड़ी खड़ी करने के लिए मेरा पोर्शन चाहिए किराए पर, तो मैंने आपको जो है मेरा गैरेज दे दिया किराए पर, ठीक है ना। तो एक तरह से एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट आ जाते हैं। उसके अलावा एडॉप्शन डीड है, एडॉप्शन अगर आप करते हैं। पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स हैं आप तो आपस में पार्टनरशिप डीड तो करोगे ही, ठीक है ना। सेल डीड, आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, लीज पर है या रेंट डीड मैंने आपको बताया अभी। मॉर्टगेज है, पार्टीशन डीड है, आप पार्टीशन करते हैं तो पार्टीशन डीड करोगे। फैमिली में जहां सेटलमेंट होता है या पार्टीशन होता है तो वहां पर एक पार्टीशन डीड बना लेना सही रहता है, ठीक है। गांवों में आज भी वो सिर्फ एक फैमिली सेटलमेंट का मतलब मानते हैं कि मौखिक रूप से हो गया, और हो भी जाता है, लेकिन उसमें डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं। इसलिए फायदे में ये बात रहती है कि आप किसी भी जो पार्टीशन करते हैं या सेटलमेंट करते हैं तो उसको आप लिख लीजिए, कहीं एक डीड तैयार कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट पैदा ना हो, ठीक है। होता क्या है कि एक जनरेशन आपस में सेटलमेंट कर लेती है, ठीक है, या पार्टीशन कर लेती है प्रॉपर्टी का मौखिक रूप से, ठीक है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन फिर नेक्स्ट पीढ़ी या उससे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हो सकता है कोर्ट में चली जाए ये कहते हुए कि नहीं नहीं ये पोर्शन तो हमारा था या उनका था, ऐसे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेहतर है कि आप डीड तैयार कर लें। तो इसके साथ में हम यहां ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ डीड, ठीक है ना। डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर इससे हमारे राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, ट्रांसफर रिलीज, मतलब ये आपको कहीं ना कहीं स्पेसिफाई कर देती हैं कि आपके यही राइट्स हैं, आप इससे ज्यादा या इससे कम नहीं रखते हैं, और इससे हम अगले व्यक्ति को बांध सकते हैं, हम अगले व्यक्ति की जिम्मेदारियां समझ सकते हैं कि वो किन ड्यूटीज के अंडर में काम कर रहा है। अगर वो फिर वैसा नहीं करता है तो फिर हम उसको बाउंड कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो तब है जब हमारे पास वैसा राइट हो क्लेम करने का। तो देयर मस्ट बी एक्शनेबल क्लेम फॉर दैट, ठीक है। तो मॉर्गेज डीड है, पार्टीशन डीड है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट कैसे हुआ? ट्रस्ट देखो, ट्रस्ट जो है इसके अंदर जब मैं अगर आपको ट्रस्टी बना रहा हूं तो आपसे पूछूंगा नहीं कि भी ट्रस्टी बनना चाहते हो क्या,
ठीक है ना। तो जब मैं ट्रस्ट बना रहा हूं, आई एम क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट एंड यू आर ए पर्सन अपॉन होम आई वॉन्ट टू इम्पोज दिस ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर टेकिंग केयर, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप भी अभी हाँ भरोगे। आप देखभाल नहीं कर सकते या आप करना नहीं चाहते तो फिर आपको मैं ट्रस्टी क्यों बनाऊंगा, और जबरदस्ती बना देता हूं तो वो फिर बाद में आप उसके लायबल नहीं है। तो ट्रस्ट डीड भी उसके लिए हो सकती है। सेटलमेंट आपको बता दिया मैंने। सेटलमेंट का मतलब दो शब्दों से होता है। देखो सेटलमेंट मतलब एक तो होता है फैमिली सेटलमेंट जहां हम पार्टीशन की बात करते हैं, और एक सेटलमेंट होता है कुछ दूसरी चीजों का, जैसे वो कोई अमाउंट हो सकता है, ठीक है ना, कि आपके और मेरे बीच में 1 लाख रुपए का अमाउंट था जिसमें से 50,000 रुपए तो आपने मेरे को दे दिए और बाकी का अमाउंट अभी बाकी है। तो ये सेटलमेंट उस चीज का हो गया। सेटलमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, वो पार्टीशन भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एवरी काइंड ऑफ सेटलमेंट, तो सेटलमेंट 2 लोगों के बीच में होगा या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होगा, ठीक है ना। तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। मैरिज डीड इसमें आ गई। कैसे आई, देखो ऐसा है, मैरिज के अंदर शादी जब होती है, कार्ड छपा लिए, सब कुछ ठीक है, अपनी जगह हो गया, शादी भी चलो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, लेकिन जब बात आती है मैरिज के रजिस्ट्रेशन की, अब यहां पर जितने भी रजिस्ट्रेशन के लिए जो कागज तैयार होते हैं, ठीक है ना, उसमें जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो एक तरह से डीड ही है, ठीक है, वो एक तरह से डीड ही है। हाँ ठीक है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग सी होती है, लेकिन वो एक तरह से डीड ही है कि लड़के का नाम ये है, लड़की का नाम ये है, इस तारीख को इस जगह पे शादी हुई, ठीक है। उसमें गवाहों की भी आईडी लगती है, गवाहों के नाम एड्रेस लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब क्या है, दिस इज प्रूफ, ठीक है ना, दिस इज प्रूफ कि इन 2 लोगों के बीच में शादी हुई थी, ठीक है ना। वो एक दूसरे के प्रति कुछ लाइबिलिटीज के अधीन है, ठीक है ना। तो यहां पर उनकी ड्यूटीज जो है वो क्रिएट की गई हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। तो मैरिज भी जो है, मैरिज की डेट तैयार होती है तो वो इस तरह से होती है, ठीक है ना। इसके लिए अलग से कोई डेट तैयार नहीं होती। और एक चीज और, जब मैरिज के अंदर कागज तैयार होते हैं तो उसके अंदर एक एफिडेविट भी लगते हैं, 2 तरह के एफिडेविट लगते हैं। तो उनमें से एक एफिडेविट होता है कि हम भविष्य में एक दूसरे को जो है दहेज के लिए हम डिमांड नहीं करेंगे, दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे, और ना ही अभी तक दहेज मांगा है। तो इस तरह का एक एफिडेविट दिया जाता है। तो एफिडेविट वहां पर 2 पार्टीज एक दूसरे के लिए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तैयार कर रही हैं। वहां पे अब होता क्या है कि एफिडेविट तो यूं तो एफिडेविट मेरे को देना है तो मैं दे दूंगा, तो ये यूनिलेटरल हो गया, लेकिन वहां पर वो एक दूसरे के प्रति लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वहां पर वो बायलेटरल में आएगा। तो एफिडेविट जरूरी नहीं है कि यूनिलेटरली होता है, वो बायलेटरल मल्टीलेटरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसका पर्पस किस अकॉर्डिंग हो रहा है, क्या लायबिलिटीज वहां पर दूसरे के प्रति भी 2 पार्टीज के बीच में तैयार हो रही हैं या फिर कैसे हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी यूनिलेटरल बायलेटरल तरह की डीड जो हैं ये हमने इसमें अभी तक समझ लिया है, डीड्स का मीनिंग समझ लिया है, काइंड समझ लिए हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें बहुत ही सीधी सी हैं। अब इसके आगे जब हम डीड तैयार करते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं, तो लैंग्वेज मैंने आपको कहा कि लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से चूज करिए, आपकी राइटिंग स्किल कैसी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको शामिल करना ठीक रहता है। ठीक क्या रहता है, वो एक तरह से कंपल्सरी होते हैं। अगर आप उनको कवर नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। अगर आप उन कंपोनेंट्स को जो मैं अभी यहाँ डिस्कस करूंगा, अगर आप उनको नहीं लिखते हैं उस डीड के अंदर, तो क्या वो डीड नहीं कहलाएगी? ऐसा नहीं है। जितने भी कंपोनेंट्स की हम यहां चर्चा करेंगे, इसमें से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। उनको आप अगर मिस भी कर जाते हैं तो भी डीड तैयार हो जाएगी और उसका इफेक्ट होगा, ठीक है ना, बाइंडिंग इफेक्ट रखेगी। लेकिन फिर भी उन सभी को शामिल कर लेना ठीक रहता है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट भविष्य में उस डीड के रिगार्डिंग पैदा ना हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर उन कंपोनेंट्स की चर्चा कर लेते हैं कि एक किसी भी डीड, चाहे यूनिलेटरल हो, मल्टीलेटरल हो, कोई सी भी हो। मैं यहाँ पर जो कंपोनेंट्स लिखे हैं वो ओवरऑल सबको मिलाकर मैंने सबके लिए कॉमन लिखे हैं। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं?
तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वो है प्रॉपर स्टाम्प की। आप जो कुछ भी लिखोगे पूरा सब कुछ लिख दिया आपने, लेकिन अगर प्रॉपरली स्टाम्प नहीं है उसके ऊपर तो उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट अगर सिंपल एग्रीमेंट है या जैसे रेंट एग्रीमेंट होता है तो वो आज की तारीख में, आज जैसे 22 तारीख हो गई है, 22 जून 2020, तो 22 जून 2020 को जो लॉ है हमारे यहाँ काम कर रहा है वो ये है कि मिनिमम 500 रुपए का स्टाम्प चाहिए उस डीड के लिए, रेंट एग्रीमेंट के लिए या कोई सिंपल एग्रीमेंट उसके लिए भी, उससे नीचे के लिए काम नहीं कर सकता। तो 500 रुपए का आपको स्टाम्प लेना पड़ेगा। ये स्टाम्प का मतलब क्या है? देखो, स्टाम्प दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जुडिशियल स्टाम्प और एक होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प, और इसके अंदर भी दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल डॉक्यूमेंट होता है और एक एडेसिव होते हैं जिनको चिपकाया जाता है, ठीक है ना, ऊपर से। तो जुडिशियल स्टाम्प वो तो जुडिशियल एक्टिविटी में काम आते हैं, कोर्ट में काम आते हैं, जैसे कि कोर्ट फीस देनी होती है तो उसके अंदर 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का भी आता है, ठीक है ना, तो वो जुडिशियल स्टाम्प हो गए। लेकिन नॉन जुडिशियल स्टाम्प जैसे कि 500 रुपये का आता है, 100 रुपये का भी आता है, 50 रुपये का भी आता है, उसमें लिखा हुआ होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प, गैर न्यायिक स्टाम्प करके उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, आपने देखे भी होंगे। तो ये स्टाम्प मिलेंगे कहाँ पर? वेंडर्स होते हैं इसके, स्टाम्प वेंडर्स होते हैं, उनके पास मिल जाते हैं। नोटरी वाले भी रख लेते हैं, रखने को कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपरली स्टाम्प होना चाहिए, वो डीड और राइट आपने जो तैयार की है वो प्रॉपरली स्टाम्प होनी जरूरी है। अगर वो अंडर वैल्यूड है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है ना, उसका लीगल इफेक्ट डालना है तो प्रॉपरली स्टाम्प होना बहुत जरूरी है। और यहीं पर अगर आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, आप उसको नोटरी करवाना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाएगी, वो मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए वैलिड जो लॉफुल रिक्वायरमेंट है वो होना बहुत जरूरी है, वो तो हुई नहीं। जैसे कि आप एफिडेविट बनाते हैं, तो अगर आप कोई एफिडेविट तैयार करते हैं, एफिडेविट में बात कर रहा हूं जो कि कोर्ट के लिए काम में नहीं आएगा, जैसे कोर्ट के अंदर अपन पिटीशन तैयार करते हैं और पेश करते हैं तो वहां पर साथ में एफिडेविट लगता है, एफिडेविट फॉर दैट पिटीशन। तो मैं उस एफिडेविट की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग चीज हो गई। जनरल एफिडेविट तैयार करते हैं हम कि मैं इस जगह का निवासी हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस जगह का निवासी हूं, मेरी एज ये है और मैं यहाँ पे इतने साल से रह रहा हूं। तो इस तरह का कोई एफिडेविट तैयार करते हैं हम, तो वो आज की तारीख में, जो मैंने तारीख ली 22 जून 2020, आज की तारीख में मिनिमम 50 रुपए के स्टाम्प पर जरूरी है। पहले ये सब कम हुआ करते थे, लेकिन अब मिनिमम 50 रुपए कर दिया है, भविष्य में हो सकता है बढ़ भी जाए, उसके लिए आपको अपडेट रहना होगा। तो प्रॉपरली स्टाम्प होना बहुत जरूरी है ताकि वो लीगल इफेक्ट रख सके। मैंने इसमें बात की थी, एक तो सिंपल पेपर होते हैं, जैसे कि आप स्टाम्प वेंडर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि मेरे को जो है कौन सा, चलो ये मान लेते हैं कि आपको जो है 100 रुपए का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 रुपए हो, या चलो 500 का ही है एग्रीमेंट के लिए। उसने क्या किया कि 100 के 5 दे दिए आपको डॉक्यूमेंट, या 100 के चलो 4 दे दिए आपको, तो 400 रुपए के तो हो गए, लेकिन 100 रुपए भी बचते हैं। तो वो क्या करेगा, या तो 100 रुपए का एक या 50-50 रुपए के 2 आपको चिपकाने के लिए, छोटे छोटे होते हैं एकदम, वो टिकट टाइप की सी होती है, तो वो आपको दे देगा। आपको फिर क्या करना होता है, उसको जो है चिपकाना होता है उसके ऊपर। तो टोटल मेरा क्या 500 रुपए हो गए, बस यही बात। हाँ, ये हो सकता है कि उसके ऊपर वो खुद का सरचार्ज ले ले, खुद का कमीशन ले ले, 60 रुपए 100 रुपए, वो अलग चीज है, उससे मतलब नहीं है। तो 500 रुपए का जब आप स्टाम्प देने जाते हैं तो आपको वो 550-600 रुपए तक का पड़ सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगला जो है आपसे जो है जबरदस्ती रुपए ले रहा है एक्स्ट्रा, या वो MRP से ज्यादा का ले रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे MRP काम नहीं करती है। MRP का मतलब यहाँ पर इतना सही है कि 500 रुपए का स्टाम्प है तो 500 रुपए का तो आपको देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 500 रुपए में तो उसने खुद ने खरीदा था, वो आपको 500 रुपए का देगा, तो उसकी कमाई क्या हुई, है ना। तो वो खुद का उस पर सरचार्ज ले लेता है, 60 रुपए 70 रुपए जो भी है, सबका अपना अपना होता है। तो दैट इज प्रॉपर स्टाम्प। दूसरा है हेडिंग ऑफ डीड। डीड की हेडिंग तो आएगी भाई। आप अगर रेंट डीड की बात कर रहे हैं, मैं आपको यहां बताता हूं,
अगर आप रेंट डीड की बात कर रहे हैं तो हेडिंग में लिखोगे रेंट डीड, और ये कैपिटल लेटर्स में होता है अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में लिख दो। अब जरूरी नहीं है कि ये रेंट डीड वर्ड लिखा जाए, मीनिंग निकलना चाहिए कि वो है क्या चीज, हेडिंग से समझ में आए कि जो लिखा जा रहा है वो क्या है, ठीक है ना। हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हुआ हो रेंट एग्रीमेंट, उससे कोई दिक्कत नहीं है, रेंट एग्रीमेंट लिख सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एग्रीमेंट ही वर्ड क्यों लिखा भाई? एग्रीमेंट जो है वो लॉफुली वैलिड नहीं होता क्या? क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होते हैं तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में आपको फर्क बता रहे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर ये रेंट एग्रीमेंट ही रेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई? ये रेंट एग्रीमेंट क्या, ये रेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डीड लिखा है, एग्रीमेंट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, क्योंकि वहां पर जो लैंग्वेज लिखी जाएगी मेन तो वो है। ये तो सिर्फ हेडिंग है कि वो किस बारे में है, ठीक है ना। मेन चीज हम लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज पता करेंगे वो उसमें एग्जैक्ट क्या लिखा है। हाँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि नीचे तो आपने मॉर्गेज के बारे में लिखा है और ऊपर आपने रेंट डीड लगा दिया हेडिंग, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो उसके कनेक्टेड ही होनी चाहिए। तो हेडिंग ऑफ डीड होता है, तो ये हमने ये कर लिया, ये कर लिया। नेक्स्ट स्टेप बिगिनिंग, शुरुआत कैसे करेंगे। अच्छा देखो, इससे पहले आपको ये बताऊं, मान लीजिए कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, ये बोर्ड जो है एक डॉक्यूमेंट है। तो अब यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा था ना स्टाम्प के बारे में, तो स्टाम्प होता क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक उसके बारे में लिखा होता है। जैसे 500 रुपए का है तो लिखा होता है 500 रुपीज करके ऐसे लिखा होता है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ठीक है। और अगर आप एडेसिव कोई टिकट चिपकाते भी हैं तो यहीं चिपक जाती है, कहीं यहाँ चिपका दो, यहाँ चिपका दो, कहीं चिपका दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस फ्रंट पेज पे होनी चाहिए। और यहाँ पर एक खाली स्पेस होता है उसके नीचे, उस खाली स्पेस में सबसे ऊपर आ जाती है हेडिंग। अब हेडिंग के बाद हम शुरू करेंगे, तो शुरू कैसे करेंगे? तो शुरू करने के लिए लैंग्वेज होती है। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करो, लेकिन जनरली ये वर्ड्स काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, आप लिखते हैं हेड, क्या लिखा, बिगिनिंग करनी है, तो बिगिनिंग में लिखेंगे कि दिस इज ए रेंट डीड या रेंट एग्रीमेंट बिटवीन फॉलोइंग पार्टीज। या आप ये भी लिख सकते हैं, कई बार डेट स्टार्टिंग में डाल देते हैं कि दिस इज ए रेंट डीड एग्जीक्यूटेड ऑन दिस एंड दिस डेट बिटवीन फॉलोइंग पार्टीज, ठीक है ना। तो लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली ये इस्तेमाल करो, बस शुरुआत करने के लिए यही होता है कि ये है क्या चीज। तो बिगिनिंग में आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप का देना होता है, तो आप अपने अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है पार्टीज, तो मैंने पार्टीज आपको बता दिया। अच्छा, लिखने का तरीका, पार्टीज को लिखते कैसे हैं, चलो मैं आपको यहां बताता हूं पार्टीज को लिखते कैसे हैं। मैंने कहा दिस इज अ रेंट डीड एग्जीक्यूटेड ऑन दिस एंड दिस डेट बिटवीन फॉलोइंग पार्टीज। बिटवीन क्यों? क्योंकि दो ही लोग हैं, मैं मान के चल रहा हूं। अगर दो से ज्यादा है, मल्टीलेटरल डीड है, तो फिर वहां पर अमंग फॉलोइंग पार्टीज ये वर्ड काम में लिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक अच्छी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। कितनी अच्छी ड्राफ्टिंग करते हैं आप, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना, और ये एक्सपीरियंस से ही आता है। अब वो पार्टीज का नाम लिख दीजिए आप। जैसे मैंने मान लेता हूं कि ए नाम से कोई व्यक्ति है, या चलो हम रियल नाम लेते हैं, सुरेश नाम है किसी का, तो मैं लिख दूंगा सुरेश, पूरा नाम लिखा जाएगा। मान लीजिए कोई सुरेश कुमावत लगाता है, तो सुरेश कुमावत सन ऑफ श्री मुरलीधर कुमावत, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा, एज आ जाएगी, एज 34 ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। और बाई कास्ट आप चाहे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाई कास्ट क्या है, तो बाई कास्ट लिख दिया, कोई कुमावत है, ठीक है ना। रेजिडेंस ऑफ करके लिख दिया पूरा, और यहाँ पर रेजिडेंस ऑफ करके जो आएगा ये पता पूरा का पूरा आएगा। और रेजिडेंस ऑफ करके दो पते हो सकते हैं, एक आपका वो जो परमानेंट एड्रेस है और दूसरा वो जो आपका करंट एड्रेस है। तो अगर दोनों एड्रेस आपके अलग अलग हैं तो आप दोनों लिखते हैं, ठीक है ना। तो रेजिडेंट ऑफ यानी कि परमानेंट एड्रेस, और फिर आगे आप लिख देंगे करंट एड्रेस। करंट एड्रेस क्या है, ये विद पिन कोड। अगर लिखते हो पिन कोड ठीक है, लिख दो, नहीं लिखो चलता है, लेकिन लिख देना ठीक रहता है। अब ये क्या है, रेंट एग्रीमेंट है, और ये या चलो मान लेते हैं कि ये सेल डीड तैयार कर रहे हैं हम, तो सेल डीड है तो ये अगर सेलर है तो यहां लिखेगा ये सेलर, हिंदी में विक्रेता,
बिटवीन, दूसरी तरफ परचेजर कौन है भाई, मान लेते हैं कि कोई गीता नाम से है, गीता कुमारी या सोनी, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, जो भी लगाती है नाम आ जाएगा, एज आ जाएगी, वही सब चीजें आ जाएंगी, एज, बाइकास्ट, रेजिडेंस ऑफ करके विद पिन कोड, वो सब आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा, ये परचेजर है तो आ जाएगा परचेजर, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहां पर एक पार्टी और है तो फिर बिटवीन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, अमंग। हालांकि तब भी बिटवीन वर्ड का ही यूज किया जाता है प्रैक्टिकली तो, लेकिन अमंग वर्ड यूज करना चाहिए, दैट इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है ना। अमंग गीता सोनी एंड दूसरा कौन है भाई, मान लेते हैं राधे श्याम है कोई, राधे श्याम करके उसकी डिटेल्स आ जाएगी। फिर परचेजर वर्ड यहां पर नहीं आएगा, फिर दोनों की डिटेल्स लिख देंगे, उसके बाद में नीचे यहां पर आएगा परचेजर्स, अब यहां प्लूरल आ जाएगा परचेजर्स, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। तो ये पार्टीज लिख दिए हमने। फिर है फैक्ट्स रिसाइटल या टेस्टेटम, ये वर्ड है टेस्टेटम, उसका मतलब है फैक्ट्स। आप लिखोगे कि भाई क्या है क्या नहीं है, आप अपने फैक्ट्स लिखने लग जाओगे कि ये सेल प्रॉपर्टी जो कर रहे हैं या रेंट डीड के लिए है, तो वो जैसे कि रेंट डीड ही है तो सुरेश के पास से सुरेश लिखता है कि चलो यहाँ सेलर है क्या, सेलर ले लेते हैं, या ओनर है तो ओनर है प्रॉपर्टी का सुरेश, तो लिख देगा कि इन दिस रेंट डीड फर्स्ट पार्टी शैल बी कॉल्ड ओनर एंड सेकेंड पार्टी विल बी कॉल्ड परचेजर, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में ओनर के साथ लिख सकते हैं फर्स्ट पार्टी, जहां लिखा है ना हमने वर्ड ओनर, वहां लिख देंगे साथ में ब्रैकेट में फर्स्ट पार्टी, और सेकंड पार्टी परचेजर है, या यहां पर जैसे कि रेंट पे रह रहे हैं तो जो भी सेकंड पार्टी है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेकंड पार्टी, ठीक है। टेनेंट है तो वो यहां लिख देगा सेकंड पार्टी। तो हम यहां पे फिर नीचे क्या लिखेंगे, इन दिस डीड फर्स्ट पार्टी शैल बी कॉल्ड ओनर एंड सेकंड पार्टी विल बी कॉल्ड टेनेंट, वेयर टेनेंट इज रिक्वायर्ड टू यूज या टू हायर this property for which owner has his complete legal right till date। और फिर जितने फैक्ट्स आप बताना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या लिख रहे हैं, सब अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फैक्ट्स आप लिखना स्टार्ट कर देंगे जो कि आपके ड्राफ्टिंग का पार्ट है। ऑपरेटिव वर्ड्स, ओके। अब ये ऑपरेटिव वर्ड्स क्या हैं, ऑपरेटिव वर्ड्स ये वो हैं जो कि यहां पर इसको पूरा का पूरा इफेक्ट देते हैं कि ये आखिर एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। तो यहां पर अगर ये रेंट डीड है तो आप लिखोगे कि दिस इज रेंट डीड, जो स्टार्टिंग में हमने लिख दिया, ठीक है ना। या गिफ्ट डीड है तो आप लिखोगे स्टार्टिंग में दिस इज गिफ्ट डीड। तो दिस इज ऑपरेटिव वर्ड, जो आपको मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, वो आपने लिख दिया है ऑपरेटिव वर्ड्स। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शनल प्रॉपर्टी, रेंट पे आप दे रहे हैं तो रेंट पर क्या आप पूरा का पूरा घर ही दे रहे हैं क्या, या फिर आप उसका कोई एक हिस्सा दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहां पर उसको लिखोगे। कैसे लिखोगे मैं आपको बता देता हूं। प्रॉपर्टी अगर पूरी की पूरी ही आप रेंट पे दे रहे हो, मान लीजिए आपने एक जगह पे मकान बनाया और आप उसको किराए पे देना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी की डिटेल्स अच्छी तरह से, हाउस नंबर, मान लेते हैं किसी का हाउस नंबर 68 है, कहां का है, तो जयपुर में, चलो जैसे कि वैशाली नगर है तो वैशाली नगर, जयपुर। किसके नाम से है वो भी आप यही बता दोगे, और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, लेंथ,
विड्थ वो सब आप बताओगे एग्जैक्टली कितनी है, एंड ओवरऑल ये कितना स्क्वायर यार्ड है। अगर 200 स्क्वायर यार्ड है तो आप लिखो 200 वर्ग गज हिंदी में, अगर इंग्लिश में लगा रहे हैं तो स्क्वायर यार्ड। ठीक है, तो कुल मिला के जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं किराए पर, आप उसकी डिटेल्स एग्जैक्टली सही सही लिखोगे और पूरी लिखोगे, पूरी लंबाई चौड़ाई, उसमें आप कितना पोर्शन किराए पे दे रहे हैं। अगर वो डबल पोर्शन है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों हैं, वो दोनों आप किराए पे दे रहे हैं, तो आप लिखोगे कि उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों आप किराए पे दे रहे हैं। ये बात एक सेंटेंस में आप लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर अगर आप सिर्फ उसका फर्स्ट फ्लोर ही दे रहे हैं तो आप लिखोगे कि ओनली फर्स्ट फ्लोर ऑफ द सेड प्रॉपर्टी इज बीइंग गिवन फॉर द टेनेंट्स। ठीक है ना, तो इस तरह के वर्ड्स हमको लिखने होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी के बारे में जो आप उस डीड के अंदर सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टी है उसको आप एग्जैक्टली और कंप्लीटली आप उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, हैबेंडम नेक्स्ट पार्ट है, हैबेंडम कंपोनेंट्स का। हैबेंडम मतलब ये है, होता क्या है कि आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या किराए पे दे रहे हैं या जो मॉर्गेज आप कर रहे हैं, वो किसी भी तरह के चार्ज से इंपोज नहीं की हुई, उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया हुआ है, वो हर तरह के डेट हर तरह के चार्ज से फ्री है। ये एक सेंटेंस कंपल्सरी होता है लिखना, और अगर नहीं है तो फिर आप जो है इसका भी स्टेटमेंट लिखोगे कि ये फ्री नहीं है और दोनों पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया है कि बाकी का बचा हुआ चार्ज या डेट सेकंड पार्टी चुकाएगी। अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है तो, और नहीं होता है तो अगला क्यों हाँ भरेगा। भाई आप कोई प्रॉपर्टी मुझे बेचना चाहते हो और उस पर हैबेंडम आप ये डालते हो कि उसके अंदर 2000 रुपये जो बकाया है वो मैं भरूं, तो एग्रीमेंट के अंदर तो एग्री मैं भी करूंगा ना, तभी तो होगा ऐसा। मैं एग्री करता ही नहीं उस चीज के लिए तो फिर एग्रीमेंट बन ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, लेकिन मैं कहता हूं कि हाँ ठीक है मैं भी हाँ भरता हूं, तो वहां पे सेंटेंस क्या होगा कि दोनों पार्टी के बीच में आज समझौता हो गया है कि बाकी बचा हुआ डेट जो 2000 रुपये है वो मैं चुका दूंगा, फिर मैं चुका दूंगा। ठीक है ना, तो दैट इज हैबेंडम, उसको बोलते हैं हैबेंडम। नेक्स्ट है एक्सेप्शन ऑफ रिजर्वेशन। अब ये क्या चीज है, इसको आप समझ सकते हैं रेंट वाले एग्रीमेंट से, उससे समझा रहा हूं, बाकी ये लागू हर किसी में हो सकता है, डिपेंड करता है। रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, EXCEPET, एक्सेप्ट, EXCEPT। ठीक है ना, ये क्या चीज है, आपको मैंने किराए पे दे दी प्रॉपर्टी, लेकिन किराए पे देने का मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा के लिए आपकी हो गई। मैं क्या करता हूं कि उस एग्रीमेंट में एक ये सेंटेंस डाल देता हूं कि जब मुझे आपसे ये प्रॉपर्टी खाली करवानी होगी तो मैं आपको 1 महीने का नोटिस दूंगा। अब जरूरी नहीं है कि 1 महीने का दूं, हो सकता है 15 दिन का दे दूं। ठीक है ना, वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तय हो जाएगा जिस पे दोनों पार्टी एग्री करती हैं। और चाहो तो जो रेंट एक्ट है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें मिनिमम कितना दिया हुआ है। तो आप इस तरह का एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि जब खाली करवानी होगी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी वापस लेनी होगी या प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ भी आप अपने राइट्स रिजर्व करना चाहते हैं। आप कौन हैं, जो इस तरह की डीड में फर्स्ट पार्टी हैं, जो आप सेलर हैं या आप ओनर हैं उसके, ठीक है ना, या मॉर्गेजर हैं आप। तो जब आप प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग राइट्स ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को, तो आप खुद अपने अगर कुछ राइट्स को रिजर्व रखना चाहते हैं तो उसका एक स्टेटमेंट यहां लिख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है ना, तो उसके रिगार्डिंग फिर अगला जो है कोई क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कोविनेंट्स। कोविनेंट्स का मतलब होता है शर्तें, कि किन शर्तों के अधीन उस प्रॉपर्टी रिगार्डिंग राइट्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जैसे कि रेंट एग्रीमेंट में क्या किया मैंने, आपको लिख दिया कि आप इसमें इसको सबलेट नहीं करोगे प्रॉपर्टी को, आप कोई तोड़फोड़ नहीं करोगे। ठीक है, जो रंग करवा रखा है उस पे दूसरा रंग नहीं करोगे तो मुझसे पूछे करोगे, कोई टूट फूट होती है तो जिम्मेदारी आपकी होगी, सही करके दोगे। तो ये सब क्या है, ये सब के सब शर्तें हैं, कोविनेंट्स हैं उस
उसको बोलते हैं हम कोवेनेंट्स, ठीक है ना। टेस्टिमोनियम, टेस्टिमोनियम होता क्या है, एक तरह से एक स्टेटमेंट होता है ये, जो सबसे लास्ट में आता है, जहां डीड खत्म हो रही होती है वहां आता है कि आज इस तारीख को दोनों पार्टीज ने अपनी फ्री कंसेंट से, बिना किसी दबाव के, सोच समझकर, अच्छी तरह पढ़कर इस एग्रीमेंट को मंजूर कर लिया है और अपने साइन कर दिए। ये एक स्टेटमेंट होता है, वो एक कंपल्सरी होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सामने वाला व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता कभी भी कि मैंने तो ये नहीं किया, क्योंकि फर्जी एग्रीमेंट भी बनते हैं, फर्जी साइन भी होते हैं। तो अगर अदरवाइज प्रूव हो सकता है कि इस तरह का कोई जो है एग्रीमेंट इनके बीच में नहीं हुआ, इस तरह का अगर बात अदरवाइज प्रूव हो सकती है, तो फिर उस डीड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर अदरवाइज प्रूव नहीं हो सकती है, तब तक हम इस डीड को एकदम सही मानेंगे, वैलिड मानेंगे, लॉफुल मानेंगे। तो दिस इज कॉल्ड टेस्टिमोनियम। टेस्टिमनी दे रहे हैं अपनी, ठीक है ना, उसको हम टेस्टिमोनियम बोलते हैं, आपके एविडेंस एक्ट में आता है। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता है, इसी से मैंने एक टुकड़ा तोड़ दिया है, वो है सिग्नेचर अटेस्टेशन। तो लास्ट में सारी की सारी पार्टी सिग्नेचर करती हैं अपनी, और इसमें विटनेस भी इंक्लूड होते हैं, और फिर बाद में हम उसको अटेस्टेशन भी करवाते हैं। अब ये होता कैसे है, जरा उसको आप देख लीजिए। मान लेते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है जहां पर हमने जो लिखना था सो लिख दिया। अब लास्ट में सिग्नेचर करने हैं, तो सिग्नेचर करने हैं तो किस तरफ सिग्नेचर होंगे, किस पार्टी के, और विटनेस के किस तरफ होंगे। यूं तो कुछ फिक्स रूल नहीं है, ठीक है, यूं तो कोई फिक्स रूल नहीं है कि गवाहों के साइन इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे, पार्टीज के साइन इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो कि फर्स्ट पार्टी के साइन यहाँ करवा दिए, सेकंड पार्टी के साइन यहाँ करवा दिए, और फिर गवाहों के यहाँ करवा दिए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई फिक्स नियम नहीं है इसके, ठीक है। फिर भी जो जनरली देखने को मिलता है वो ये है कि पार्टीज के साइन हम कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर इस तरफ करवा लेते हैं। लेकिन मैं फिर कहूं, कंपल्सरी नहीं है, आप इस तरफ भी करवा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन चाहे आप इधर करवाओ या इधर करवाओ, करवाते कैसे हैं वो देखिए। मान लेता हूं कि मैं इधर करवा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, सिग्नेचर ऑफ पार्टीज। अब पार्टीज वर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट की पार्टीज, तो ये एक तरह से प्रिजम्पशन चलता है कि पार्टी का मतलब एग्रीमेंट की पार्टीज। अब यहां पर एक नंबर, अब एक नंबर पे कौन सी पार्टी साइन करे, फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए कि कोई सिग्नेचर ऐसे ऐसे हो गए, ठीक है ना। अब सिग्नेचर हैं किसके ये भी तो पता चले ना, तो उसके लिए ब्रैकेट में उस पार्टी का नाम लिख देना ठीक रहता है, ठीक है ना। पार्टी का नाम लिख देना ठीक रहता है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी लिखने की जरूरत नहीं है, पार्टी का नाम लिख दो और सिर्फ नाम लिख देना काफी रहेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था सुरेश का, गीता का, तो वो नाम सुरेश लिखना काफी रहेगा, पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2 नंबर लगाएंगे, दूसरी पार्टी कौन है, गीता है, तो गीता के साइन मान लीजिए ऐसे ऐसे थे कोई, फिर ब्रैकेट में उसके नाम आ जाएंगे ऐसे, और फिर हम लगा देंगे विटनेस के, सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस, और उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। साथ में हम विटनेस की आईडी लगाते हैं, साथ के अंदर हम पार्टीज की भी आईडी लगाते हैं, चाहे वो आपका आधार हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से डीड लिखी जाती है, इस तरह से डीड के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बहुत कंपल्सरी हैं, और फिर बाद में हम इसको अटेस्टेड भी करवाते हैं नोटरी से, और अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसको रजिस्टर भी करवा सकते हैं, ठीक है। So this was our टॉपिक रिगार्डिंग डीड। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिट के बारे में। तो रिट्स 5 तरह की होती हैं, ये आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। इसके बारे में डिटेल्स में मैं कुछ बताऊं इस वक्त
आपके यहाँ पर जब आप लास्ट ईयर आपका है ये, तो अब मैं यहाँ पे इसको डिटेल्स में बताऊँ उसका मुझे कोई तुक नज़र नहीं आता है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपको ध्यान है अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो अभी पता लग जाएगा आपको। देखिए रिट जो होती है वो रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह लग सकती है। हाई कोर्ट जाएगी 226 में, सुप्रीम कोर्ट जाएगी 32 में, आर्टिकल किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। तो रिट्स 5 तरह की होती है, यानी कि 5 तरीके से रिट लग सकती है। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चुरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। हैबियस कॉर्पस नाम से साफ है कि किसी व्यक्ति को जब अनलॉफुल तरीके से बंद कर दिया जाता है, कहीं पर किसी अनलॉफुल कस्टडी में उसको जो है बंद कर दिया जाता है, तो उसको सामने लाने के लिए हम कोर्ट के अंदर ये रिट लगाते हैं। हालांकि आईपीसी के अंदर हमारे पास में, आईपीसी नहीं सीआरपीसी के अंदर हमारे पास इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन वहां जो ऑप्शन मौजूद है वो हैबियस कॉर्पस की रिट को लाने के लिए मना नहीं करता है, ठीक है। मैंडामस, अगर किसी अथॉरिटी की पब्लिक ड्यूटीज हैं और वो अपनी पब्लिक ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा है या कर तो रहा है लेकिन ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसको डायरेक्शन दिए जा सकते हैं कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटीज को फॉलो करिए या फिर ढंग से करिए, इस तरीके से करिए जो कोर्ट आदेश दे रहा है, तो मैंडामस उसके लिए आती है। सर्चुरी रिट और प्रोहिबिशन, इनको आप एक साथ समझिए। जब लोअर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में या कोई भी ऐसी बॉडी, चाहे वो क्वासी जुडिशियली क्यों ना हो, उसके अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही है और प्रोसीडिंग चलते हुए के दौरान आप उस प्रोसीडिंग में से किसी पॉइंट पर आप रिट में आ जाते हैं, चलती हुई प्रोसीडिंग में, प्रोसीडिंग वहां चल रही है लेकिन आप हाई कोर्ट आ गए या सुप्रीम कोर्ट आ गए, ये कहते हुए कि वहां पर ये सब चीजें गलत हो रही हैं। जो भी आप पॉइंट उठाते हैं, लीगल इश्यू जो भी आपका है, मैं उस पर नहीं जा रहा, वो जो भी इश्यू है, तो अब चलती हुई प्रोसीडिंग को कोर्ट रुकवाएगी और सुनवाई करेगी। तो पहले तो स्टे होगा, वैसे स्टे होना कंपल्सरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टे कर ही दे, क्योंकि स्टे ग्रांट करना कोर्ट के जो है ऊपर है कि वो कर भी दे ना भी करे। स्टे तब करेगी जब उस अदरवाइज इफेक्ट पड़ सकता है पार्टीज के ऊपर, और जो रिट यहाँ आई है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो इनफ्रक्चुअस हो जाए, तो उससे बचाने के लिए स्टे ग्रांट किया जाता है, अदरवाइज स्टे ग्रांट नहीं किया जाता, ठीक है। और स्टे ग्रांट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, तो वो सब आप सीपीसी में कवर कर ही लेंगे, तो वहां पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी स्टे के लिए। मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा, वो हमारा टॉपिक यहाँ नहीं है, रिट समझ रहे हैं। तो प्रोहिबिशन यानी कि रोक देना, प्रोसीडिंग चलती हुई है उसको रोक देना। तो क्या रोक देना जरूरी है? बात रोकने की नहीं है, बात यह है कि प्रोसीडिंग चल रही थी और चलती हुई प्रोसीडिंग में फाइनल जजमेंट आने से पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आपने उस प्रोसीडिंग के लिए कुछ डायरेक्शन ले लिए कि ऐसा ऐसा आगे होना चाहिए, तो वहां पर फिर उसको हम प्रोहिबिशन रिट बोलते हैं। रिट क्या है? रिट कोर्ट का आदेश है, और रिट आदेश लेने के लिए जो हम याचिका कोर्ट में लगाते हैं उसको हम बोलते हैं रिट याचिका, रिट पिटीशन, ठीक है। और यहीं पर अगर नीचे वाली कोर्ट ने पूरा जजमेंट दे दिया था, फाइनल जजमेंट आ गया था, और उसके बाद में आप उसके अगेंस्ट में कोई रिट लगाते हैं, रिट अपील नहीं, अपील भी आ सकती है, अपील अलग चीज हो गई, रिट में आप आते हैं, तो फिर वो सर्चुरी रिट कहलाएगी, ठीक है ना। अपील के अंदर क्या होता है कि आप जजमेंट को चैलेंज करते हैं कि जजमेंट ये सही नहीं है। रिट में आप सिर्फ जजमेंट की बात नहीं उठाते हैं, रिट के अंदर आप उठाते हैं कि इससे आपके ये फंडामेंटल राइट या कोई लीगल राइट है तो वो आपके ब्रीच हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, उसके लिए आते हैं। और नेक्स्ट लास्ट है वो है को वारंटो। तो को वारंटो का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड किए हुए है, लेकिन कायदे से वो उस पोस्ट को होल्ड करने के लायक नहीं था, फिर भी बैठा है, तो उसको हटाने के लिए हम उसके खिलाफ को वारंटो की रिट लाते हैं। लेकिन जिस दिन आदेश जारी किए जाएंगे उस दिन से पहले ही वो व्यक्ति किसी भी वजह से या अपने आप या कैसे भी उस पोस्ट से हट जाता है, तो फिर को वारंटो की रिट जारी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। क्योंकि को वारंटो रिट का पर्पस क्या था? उसको वहां से हटाना, और वो पहले ही हट गया,
तो ये रिट जारी नहीं हो पाएगी। ओके, सो दिस वाज आवर लेक्चर रिगार्डिंग डीड्स, कंपोनेंट डीड्स, टाइप्स ऑफ डीड्स, लैंग्वेज एंड रिट्स। ओके, सो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.